ओके सो कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव देखा, देन वी कंपेयर्ड स्टेशनरी वेव्स अलोंग विथ प्रोग्रेसिव वेव्स। आज हमको स्टार्ट करना है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। बहुत सिंपल भी है। बेसिकली द आइडिया इज दिस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ओके मैंने स्ट्रिंग को अगर सेंटर से प्लग किया, प्लग मतलब उसको मैंने खींचा है और छोड़ दिया है, तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब एक वेव जाएगा और वो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा। और क्योंकि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे है, मतलब डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देयर इज अ चेंज ऑफ फेज ऑफ बाय 180 डिग्री। तो क्रेस्ट का ट्रफ बनता है, ट्रफ का क्रेस्ट बनता है, ये पता होना चाहिए। ऐसा वेव गया तो वो क्रेस्ट गया तो ट्रफ बन के आएगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्यों? क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट्स है, रिजिड एंड्स है, रिजिड एंड पे जब वेव रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ऐसा होता है, राइट। अब सिर्फ एक लूप बना है यहाँ पे, राइट। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एन। सो ये एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप में से कोई गिटार वगैरह बजाता होगा तो, या फिर फ्लूट बजाता होगा, क्योंकि ये जो है ये एयर कॉलम के लिए भी ये थ्योरी ट्रू है। ये थ्योरी हम लोग एयर कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग स्ट्रिंग्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ड्रॉ किया है। अगर मैंने किसी और जगह पे अगर मैंने प्लग किया होता, सेंटर छोड़ के कहीं और अगर मैंने इसको स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया होता, तो पॉसिबली ऐसा भी मिलता, दो लूप भी मिलते, राइट। रिजिड सपोर्ट्स पे जहाँ पे स्ट्रिंग बांधा है वहाँ पे नोड ही होगा, सो दिस पॉइंट्स विल बी नोडल पॉइंट्स ऑलवेज। तो यहाँ पे दो लूप बने, राइट, करेक्ट, राइट। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। तो बेसिकली क्या है कि जब हमने स्ट्रिंग को या एयर कॉलम को वाइब्रेशन में सेट किया, तो एक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे 2n मान लेता हूँ, तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सर्टेन हायर फ्रीक्वेंसीज भी मिल सकते हैं, राइट। तो n, 2n, 3n, 4n, 5n से मिल सकता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स, ओके। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ सारे फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडेड, दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स, ओके। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n को बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद जो दूसरा है 2n उसको बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक। फिर हो सकता है कि ऐसा भी हो हमारे पास, वी कैन हैव 3 लूप्स, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी होना पॉसिबल है। 3n, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, 2n सेकंड हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन, राइट, करेक्ट। तो हार्मोनिक्स का मतलब इतना ही है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके साथ बाकी फ्रीक्वेंसीज को मिला के हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो पहला फ्रीक्वेंसी जो होगा फंडामेंटल बेसिक फ्रीक्वेंसी, जब एक लूप बना तब, क्योंकि सबसे बेसिक तो यही हो सकता है ना, वी कैन हैव 1 लूप, देन वी कैन हैव 2 लूप, राइट, 3 लूप्स, 4 लूप्स। तो सबसे बेसिक मतलब 1 लूप, n फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। Okay, so when a string or air column is set into vibration, when a string or an air column is set into vibration, the vibration consists of the vibrations consist of fundamental frequency along with higher frequencies, fundamental frequency along with higher frequencies, along with certain higher frequencies। जैसे 10 हर्ट्ज फंडामेंटल हो गया,
फिर 20, फिर 30, फिर 40. So you can have something like that. Okay. So the vibration consists of the fundamental frequency along with certain higher frequencies. Certain higher frequencies. Right? Okay. तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग ओवरटोन बोलते हैं, वो मैं नेक्स्ट इसमें डिफाइन कर दूंगा. बट हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल और उसके साथ जो जो हायर फ्रीक्वेंसीज है सबको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक्स. ओके. ओवरटोन क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ आपको. राइट. सो द वर्ड हार्मोनिक हियर, द वर्ड हार्मोनिक is used to indicate the fundamental frequency and all the integral, ये important है, सारे के सारे integral multiples and all its integral multiples is a better way to say, all its integral multiples. राइट. तो फंडामेंटल को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, एन मतलब हमारे केस में. राइट. ओके. उसके बाद 2n को बोलेंगे हम लोग सेकेंड हार्मोनिक, 3n को थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन. So if a vibration has, if a vibration or if a string, if a vibrating string has, if a vibrating string has frequencies n, 2n, 3n and so on, then n is the fundamental frequency, is the fundamental frequency, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलेंगे और फर्स्ट हार्मोनिक. राइट. सिमिलरली 2n is called as second harmonic, 3n is called as third harmonic and so on. 4n जो होगा वो fourth harmonic, 5n जो होगा fifth harmonic and so on. ओके. सो बेसिकली जैसे मैंने बताया हार्मोनिक्स जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को भी इंक्लूड करता है, मतलब हार्मोनिक्स आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल मल्टीपल्स बेसिकली. राइट. ओवरटोन का मतलब क्या होता है? ओवरटोन मतलब बेसिकली फंडामेंटल से हायर जो होंगे, अगर मेरे पास वाइब्रेशन है उसमें n है, राइट, फिर 3n है, फिर 5n है, मतलब सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे, तो n आपका हो गया फंडामेंटल मतलब फर्स्ट हार्मोनिक. फिर जो पहला अवेलेबल होगा, जो पहला उसके बाद का जो पहला हायर फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन. राइट. उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन. करेक्ट. उसके बाद जो होगा उसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन. ऐसा हो सकता है कि पहला n है, फिर दूसरा 2n है, फिर तीसरी 3n है, फिर 4n है. इस केस में n आपका फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल, 2n मतलब फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, 3n मतलब सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक. पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास n के बाद सीधा 3n है, 2n मिसिंग है, फिर 5n है, तो इस केस में n फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक लेकिन फर्स्ट ओवरटोन है. राइट. तो ओवरटोन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं. ओवरटोन्स का मतलब सिंपल है, हायर फ्रीक्वेंसीज other than fundamental available in a vibration or in a vibrating string, these are called as overtones. So overtones are higher frequencies
higher frequencies which are present in a vibrating string or a column. In a vibrating string or a column, right? Okay. The word overtone is used to indicate only those multiples of the fundamental frequency which are actually present in a given sound, right? The word overtone is used to indicate only those multiples which are only those multiples of fundamental frequency, only those multiples of fundamental frequency which are present, which are actually present in a given sound, okay. The first higher frequency other than fundamental is called as first overtone. तो n के बाद 2n होगा तो फर्स्ट ओवरटोन, n के बाद डायरेक्टली 3n होगा तो भी वो भी फर्स्ट ओवरटोन, राइट? तो जो पहला अवेलेबल है आफ्टर fundamental frequency, that is called as first overtone. The first higher frequency greater than the fundamental frequency is called as first overtone. Right? And the next higher frequency will be called as second overtone. The next higher frequency is called as second overtone, and so on. Second overtone and so on, right? Okay, हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं. मैं मान लेता हूं कि हमने एक स्ट्रिंग को वाइब्रेशन में सेट कर दिया, या तो फिर एक एयर कॉलम बेटर रहेगा, उसमें हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला n, तो उसके बाद एक 3n है, मतलब सपोज 10 हर्ट्ज अगर पहला फ्रीक्वेंसी है तो n 10 हर्ट्ज हो गया, फिर 30 है मतलब 3n है, फिर 50 है मतलब 5n है. तो इस केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया, n होगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3n होगा आपका फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, राइट? Example. Let us talk in terms of example. Let an air column is set into vibrations. Okay. The frequencies present are n, 3n, 5n, 7n, and so on. So in this case, n is fundamental frequency. Okay. हमको पता है कि फंडामेंटल के बाद जो पहला हायर होता है दैट इज फर्स्ट ओवरटोन. 3n इज फर्स्ट ओवरटोन
बट थर्ड हार्मोनिक, इस केस में सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है। देखो n 2n 3n 4n 5n, n फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, 2n सेकंड हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक। पर अगर वाइब्रेशंस में से, फ्रीक्वेंसीज में से अगर 2n 4n 6n मिसिंग है तो n 3n 5n 7n प्रेजेंट है। n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक प्रेजेंट है। उसके बाद का जो पहला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, मतलब यहाँ पे 3n पहला ओवरटोन हो गया। इजी कॉन्सेप्ट है। थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक जो है वो एब्सेंट है यहाँ पे। 5n आपका हो गया सेकंड ओवरटोन, दैट इज फोर्थ हार्मोनिक, राइट, करेक्ट। तो अभी आई थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट टू से कि यहाँ पे इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट है, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ओवरटोन इज 3n, second overtone is 5n, third overtone will be 7n, and so on, right? Simple, extremely simple case. Let's start with studying vibrations of string now. So let us take vibration of string. अब ये स्ट्रिंग के डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट मोड्स मतलब हमने अगर स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, जैसे मैंने आपको लास्ट यहाँ पे बताया था, एक लूप बन सकता है, दो लूप बन सकते हैं, तीन लूप बन सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हमको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ना है और हमको फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूलास डिराइव करने हैं, तो सबसे पहले हमको बताना चाहिए कि जो स्ट्रिंग पे मैंने एक वेव जनरेट किया है, उस वेव का स्पीड क्या होता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड इन टर्म्स ऑफ लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट पे क्लैंप किया है, मतलब बांधा है, और जब हम लोग उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं, मतलब हम लोग उसको वाइब्रेशंस में सेट करने वाले हैं, मतलब पहला एक वेव ट्रैवल होगा, प्रोग्रेसिव वेव, वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो इसका कुछ स्पीड है वेलोसिटी का, मतलब इस वेव का कुछ वेलोसिटी है उस स्ट्रिंग पे, द वेव हैज सम वेलोसिटी ऑन दैट स्ट्रिंग एंड दैट इज गिवन बाय v is equal to under root of t by lambda। मैं लिख देता हूँ वो। सो लेट अस स्लोली डिस्क्राइब की सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पे। दिस सिस्टम इज अ सिंपल सिस्टम, ओके। सो कंसीडर a long string which is under tension, capital T। So आपको पता है जब आप क्लैंपिंग करते हो तो स्ट्रेच करके लगाते हो, so there is some tension T clamped between two rigid supports as shown in figure, okay। If the string is made to vibrate, if string is plugged at different points, okay, if string is plugged मतलब it is made to vibrate basically at different points, तो उससे क्या होगा, a wave will be set up at different points, then a transverse wave is set up on the string, right, okay। Velocity of the wave on the string is given by, v is equal to under root of t by lambda। You have to be little careful, कुछ बुक्स में लैम्बडा की जगह पे m दिया है, which is very confusing, क्योंकि लैम्बडा ये मास पर यूनिट लेंथ है, ओके। तो बता देता हूँ मैं, where T is tension in the string, lambda is mass per unit length,
अगर टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है स्ट्रिंग का, सो आई हैव टू शो इट हियर. So if you have something like this, total length is L, तो लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ. मतलब सपोज मेरे पास एक 10 मीटर का रस्सी है जिसका टोटल मास 5 किलोग्राम है, तो 1 मीटर में कितना? 1 मीटर में हाफ 5/10. उल्टा भी बोल सकते हो, मेरे पास अगर 10 किलोग्राम का रस्सी है और 5 मीटर लेंथ है, 5 मीटर लेंथ है, 10 किलोग्राम टोटल मास है, तो 1 मीटर में कितना? 2 किलोग्राम. सिंपल. सो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, mass per unit length of the string. तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको. क्यों पता होना चाहिए भी समझेगा आपको. जब मैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, उसमें बहुत काम में आएगा. मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग राइट. तो फर्स्ट, सबसे पहला मोड जिसको आप बोलते हो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, सो फंडामेंटल मोड, इसमें क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इसमें हमारे पास एक ही लूप बनता है, ओनली वन लूप, जस्ट वन लूप. तो मैंने सेंटर में प्लग किया, एक ट्रांसवर्स वेव बना, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आया. राइट, गुड, simple thing, extremely simple case. Okay, so let's say if string is plugged at the center and string vibrates in the manner as shown in figure A, राइट. तो इस केस में क्या हो रहा है, नोड आपका बनता है एट द एंड्स और एंटी नोड बनता है एट द सेंटर. राइट, अ नोड इज नॉट अ नोड, देयर आर नोड्स. राइट, सो नोड्स आर फॉर्म्ड एट द सपोर्ट. Nodes are formed at the support, मतलब जहाँ पे आपने क्लैम्प करके रखा है. एंड एंटीनोड एट द सेंटर, and antinode at the center. That means that is one loop is formed. Right. अब अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन n है और लैम्बडा इसका वेवलेंथ है, let n and lambda be the frequency and wavelength of the wave on the string. राइट, हमें क्या चाहिए? हम सबसे पहले एक चीज, हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है. दैट शुड बी वेरी क्लियर. हमने पहले ही बोला ये हार्मोनिक्स ओवरटोन पढ़ रहे थे हम लोग. क्यों? हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा. करेक्ट. तो हमारा इंटरेस्ट है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में. राइट, अगर ये पता होगा तो यू शुड नो कि फ्रीक्वेंसी कैसे दिया जाता है. राइट, आई मीन, so let me put it this way. We know that V is equal to n lambda. So n is V by lambda. Simple. तो n is equal to V. V मैंने ऑलरेडी बताया, 1 by lambda तो है, V मैंने आपको ऑलरेडी बताया, T by lambda. अब यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन क्रिएट. क्यों? क्योंकि लैम्बडा हम लोगों ने लीनियर डेंसिटी के लिए नोट करके रखा था सिंबल, और यहाँ पे वेवलेंथ भी आ गया. तो लेट मी जस्ट चेंज इट
सो आई विल से स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो जो लीनियर डेंसिटी है उसको मैं स्मॉल m से डिनोट कर देता हूँ, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ओके, तो ये आ जाएगा m। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है हम लोगों ने। स्मॉल m मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल M टोटल मास है, कैपिटल L टोटल लेंथ है, m जो है वो स्मॉल m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, राइट। तो हमारे पास n इक्वल टू 1/λ रूट ऑफ t बाई m आ गया। बट डू वी नो लैम्बडा? वी डोंट नो वेवलेंथ। हमें पता क्या होता है? हमें पता होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, राइट। सो व्हाट वी नो इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो व्हाट आई कैन से इज, ये जो लेंथ है l, इसको मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। कैसे? आपको याद होगा प्रॉपर्टी में आपने लिखा था, वी हैव रिटन डाउन इन प्रॉपर्टीज। हमने क्या लिखा था प्रॉपर्टीज में? हमने लिखा था that node to node distance is lambda by 2। तो ये जो लेंथ है आपका स्ट्रिंग का, that is lambda by 2, करेक्ट। तो बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज lambda by 2 क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, एक ही लूप बना है, दो ही नोड्स है, नोड टू नोड डिस्टेंस lambda by 2 है, इसलिए therefore lambda is equal to 2l। therefore fundamental frequency n is 1/2 times of l under root of t by m। So this is the lowest frequency. This is the lowest frequency so called fundamental frequency. This is the lowest frequency and is called as fundamental frequency and is called as fundamental frequency। Fundamental frequency और फर्स्ट हार्मोनिक है ये, फर्स्ट हार्मोनिक भी यही है, करेक्ट, राइट। सेकेंड केस, अब अगर मैं स्ट्रिंग को ऐसा प्लग करता हूं, if I plug it in a way that I get two loops, मुझे दो लूप मिलेंगे, राइट। ओके, तो उस केस में जो लेंथ होगा, ये नोड टू नोड लैम्बडा बाई 2, फिर इस नोड से इस नोड तक और लैम्बडा बाई 2, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा आ गया, राइट। सो इफ द स्ट्रिंग is plugged in such a way that two loops are formed as shown in figure B, right। देन कितने नोड्स बने? वैसे बाय द वे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिखना चाहिए था। इस केस में आपके पास एक नोड बनता है, वन लूप इज फॉर्म्ड, दैट इज वन लूप मतलब दो नोड्स और एक एंटी नोड, टू नोड्स एंड वन एंटी नोड। तो अभी याद रख लेना, एक लूप मतलब दो नोड्स और एक एंटी नोड होता है, और दो लूप अगर है तो नोड कहाँ पे है? दीज आर नोड्स, ये जो ब्लैक डॉट्स बताए हैं, और एंटी नोड्स कहाँ पे हैं? दीज आर एंटी नोड्स, ओके, राइट। तो रेड लाइन मतलब एंटी नोड्स। तो इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इन सच अ वे दैट टू लूप्स आर फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर बी, देन 3 nodes and 2 antinodes, then 3 nodes and 2 antinodes, then there are 3 nodes and 2 antinodes. So that is the proper way of saying it. Then there are 3 nodes and 2 antinodes. अब इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज मैं इसको यहाँ पे L इक्वल टू लैम्बडा 1 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी लैम्बडा और पिछले फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी लैम्बडा सेम नहीं है, राइट। सो दिस इज लैम्बडा 1, राइट।
फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होता, वेवलेंथ सेम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेवलेंथ सेम नहीं है। पिछले इसमें जो वेवलेंथ था वो लैम्बडा था, यहाँ पे लैम्बडा 1 बोलेंगे, दैट इज व्हाट यू शुड नो, राइट? ओके, लेट n1 and lambda 1 be the frequency and the wavelength in this case, be the frequency and the wavelength in this case, and the wavelength in this case. Okay, therefore हमको पता है velocity, therefore velocity is given by, velocity of the wave is given by is v equal to n lambda है, तो v is equal to n1 lambda 1। क्यों? देखो ऐसा है, v जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने v1 equal to n1 lambda 1 नहीं लिखा, राइट? जस्ट अ मिनट, yeah, sorry for the interruption. So I was telling you कि velocity depend करता है रूट ऑफ टी टेंशन पे और लीनियर डेंसिटी पे, मतलब मास यूनिट लेंथ पे, तो इसलिए वेलोसिटी v विल बी सेम, तो मैं v1 नहीं लिखने वाला यहाँ पे, गुड इनफ। तो हमको n1 चाहिए, दैट इज v अपॉन लैम्बडा 1, करेक्ट? और इस केस में 1 अपॉन लैम्बडा 1 और v तो वही रहेगा जो था अंडर रूट ऑफ t बाय m, करेक्ट? और आपको पता है दिस इज 1 अपॉन लैम्बडा 1, हमारे पास आया लेंथ, तो ये आ गया 1 अपॉन l अंडर रूट ऑफ t बाई m। तो हम सिर्फ यहाँ पे अब इसके आगे हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे जो ये फ्रिक्वेंसी है इस मोड का, मुझे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी लिखना है, तो n1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये आपको याद होगा, दिस इज n, ओके? सो n, सिंस 1 upon 2l root of t by m is nothing but fundamental frequency n. Good enough, okay? तो इसका मतलब जो second mode है, right? The frequency of this mode is twice that of fundamental frequency. This means that the frequency of this mode, the frequency of this mode is twice that of fundamental frequency. करेक्ट? तो इसका मतलब ये भी है कि ये सेकंड हार्मोनिक है और ये फर्स्ट ओवरटोन है, राइट? thus this is second harmonic, right? This is first overtone also, and also called as, ठीक है, वो लिखना जरूरी नहीं है, स्टेज पे, राइट? गुड। तो अगले हायर फ्रिक्वेंसीज हम लोग नेक्स्ट, अगले मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो बाय देन, हैव अ नाइस टाइम।